उतर जा हरामी, गाड़ी से उतर जा हरामी। ओह कमबख्त, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। इंटरनेट पर गुरुओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग जो अचूक तकनीकों का वादा करते हैं और घमंडी लोग जो सोचते हैं कि वे किसी से भी लड़ सकते हैं। जब तक वे असली फाइटर से न मिले वहां कोई चाल या बहाना नहीं चलता, सिर्फ विनाश होता है। झूठे गुरु और अहंकार सब बर्बाद हो जाते हैं, जैसा होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि ऐसी बेइज्जती सिर्फ मर्दों में होती है, तो सुनिए लेजी द सैवेज की कहानी, जिसने रोंडा राउजी के खिलाफ ऑक्टागन में उतरने का फैसला किया। वो महिला जो अपने पीक पर विरोधियों को कुछ ही सेकंड में सिर्फ एक आम बार दाव से ध्वस्त कर देती थी। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 6 बार हुआ जब रोंडा ने उसे उसी ट्रेनिंग में हार मानने पर मजबूर कर दिया। हर बार तेज और आसान। लेजी ऐसे सांस ले रहा था जैसे मैराथन दौड़ी हो, जबकि वो टाटामी से हिला भी नहीं था। सबसे बुरा ये था कि रोंडा ये सब मुस्कुराते हुए कर रही थी, जैसे कोई बिल्ली के बच्चे से खेल रहा हो जिसे खतरे का अंदाजा ना हो। आखिरकार लेजी ने समझा कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियन को आजमाना सिर्फ शुरू में ही मजेदार लगता है। कभी कभी नकली उस्ताद सिर्फ अपनी ही दुनिया में नहीं रहते, बल्कि उनमें इतनी हिम्मत भी होती है कि अपनी ये दुनिया किसी असली फाइटर के जिम तक ले आए। ये आदमी जिसकी आभा में पूरे ब्रह्मांड का घमंड समाया हुआ था, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के एक जिम में ऐसे घुसा जैसे वो किसी 80 के दशक की फिल्म का हीरो हो, और उसने एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर को चुनौती दे डाली। उसे नहीं पता था कि सामने खड़ा छोटा लड़का कोई आम नौसिखिया नहीं, बल्कि नाम फैन है, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का प्रोफेशनल फाइटर है। लड़ाई शुरू हुई। नकली मास्टर ने आकार में बढ़त का फायदा उठाते हुए जोरदार घूंसे बरसाए, जैसे वो सारी परेशानियां एक झटके में खत्म करना चाहता हो। उसने कुछ घूंसे जरूर मारे, हाँ, लेकिन नाम फैन पर कोई असर नहीं हुआ। न कोई भाव, न कोई चोट, जैसे वो उसे खेलने दे रहा हो। जब तक उसने कहा अब बहुत हो गया। एक सटीक दायां पंच सीधे उस नकली मास्टर के चेहरे पर, और वो आदमी ऐसे गिरा जैसे उसका वाईफाई बंद हो गया हो। वो चकराया हुआ उसी चेहरे के साथ उठा जैसा कोई अनजाने में झपकी के बाद उठता है, और वहीं पर नाम ने उसे खत्म कर दिया। एक इतना जबरदस्त नॉकआउट कि इसमें कोई शक नहीं रहा कि असली मास्टर कौन है। जो कुछ अहंकार के प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, वो विनम्रता और हकीकत की एक शानदार क्लास के रूप में खत्म हुआ। जी लोंग बनाम यासुहिरो किडो। जी लोंग का नाम उनकी शाओलिन भिक्षु की छवि की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उनकी फाइटिंग स्टाइल तकनीकी नहीं, बल्कि शोमैन जैसी थी। वे वार झेलते, नामुमकिन सी मार सहते, और ऐसे आगे बढ़ते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी दिग्गज बुआ काओ बंचा मेक के खिलाफ लड़ाइयों ने उन्हें वायरल बना दिया। ये असली जंगें थी जहां उन्होंने अपनी सहन शक्ति के लिए सम्मान हासिल किया। उन्होंने उन लड़ाइयों में से एक जीत भी ली, जिससे उनकी मजबूती की कहानी और भी मशहूर हो गई।
要知道，虽然是泰拳手，不过够小腿打出，记住手拳，后摆拳，两个人换拳，后摆拳，前摆拳。这场比赛我们需要一个真正的一龙胜利。 लेकिन वो दिखावा तब टूटा जब उन्होंने जापानी यासुहिरो किडो का सामना किया। उस लड़ाई में जी लॉन्ग ने हमेशा की तरह कोशिश की, घूसे सहना, दिखाना कि वह अजेय है। 一龙还是穿了他的陈武康宇呢，是2014年这3年 Crush 连续3届冠，陈武康宇入行已经是20。 हालांकि किडो उस खेल में नहीं फंसे, वह दूरी बनाए रहे, सही मौके का इंतजार करते रहे। 双腿站架距离很开呀、到25负27 KO 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 पहले ही राउंड में उन्हें मौका मिल गया। एक जबरदस्त हेडकिक सीधे जी लॉन्ग के चेहरे पर ने उन्हें बेहोश कर मैट पर गिरा दिया। 对手一个飞膝就有可能啊，高草踢头，一龙转身拳，哎，慌了高草啊，真的。 लड़ाई कुछ मिनटों में खत्म हुई। सब कुछ सहने की रणनीति बुरी तरह से नाकाम हो गई थी। उस दिन जी लॉन्ग ने समझा कि कितना भी सहनशील हो, एक झटका जरूर आता है जो गिरा देता है। उसका तरीका था मार सहना जब तक कि आखिरी झटका न लगे। नो टच बनाम सिपाही। सबसे हास्यास्पद ढोंगी वही हैं जो नो टच का दावा करते हैं और कहते हैं कि बिना छुए हमला रोक सकते हैं या बेहोश कर सकते हैं। गुरु ने अपनी शक्ति दिखाने का निर्णय लिया। सामने एक सिपाही जैसा व्यक्ति था। उसने शो की शुरुआत आत्मविश्वास का दिखावा करते हुए की। उसने सिपाही से कहा कि वह उसे मारने की कोशिश करे, क्योंकि उसका दावा था कि वह सिर्फ अपनी ऊर्जा से हमलों को रोक सकता है। उसने सिपाही पर धोखे से वार किया और ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ साबित कर दिया हो, लेकिन दूसरी कोशिश में हकीकत ट्रेन की तरह आई। वो धोखेबाज जो अभी भी चकराया हुआ था फिर से कोशिश करना चाहता था और इस बार उसे असली घूसे की बारिश मिली और वो सबके सामने अपमानित हो गया। उस दिन उसने जाना कि मुक्के वाकई महसूस होते हैं। कोई सोच सकता है कि शू शाओडोंग से अपमानित होने के बाद डिंग हाओ सबक सीख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विंग चुन के मास्टर का आत्मविश्वास कायम था, भले ही उनकी तर्क शक्ति कमजोर थी। इस बार उसने मुआय थाई के एक फाइटर को चुनौती देने का फैसला किया। हाँ, वही कला जिसमें कोहनी घुटनों का इस्तेमाल होता है और जो पसलियों को सूखी टहनियों की तरह तोड़ देती है। लड़ाई 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा चली और वो भी इसलिए क्योंकि रेफरी दयालु था। डिंग हाओ ने अपने वही पुराने जादुई हल्के वार आजमाने की कोशिश की, जबकि वो ताकतवर मुक्के और कोहनी के वार झेल रहा था। फिर उसके प्रतिद्वंदी ने उसके सिर पर किक मारी। धड़ाम! डिंग हाओ तख्ते की तरह गिर पड़ा, पूरी तरह से नॉकआउट और बेहोश। न कोई मजाक, न कोई हंसी, बस एक शरीर फर्श पर पड़ा था और अहंकार के टूटने की आवाज थी। कहते हैं कि दूसरी मौके सीखने के लिए होते हैं, लेकिन इस मामले में ये सिर्फ हकीकत की दूसरी खुराक थी। माँ बाओ, ताइची के नकली उस्ताद। ताइची चीन में एक आंतरिक मार्शल आर्ट के रूप में जन्मा था, जो धीमे और प्रवाही आंदोलनों पर आधारित है। आज कई लोग इसे ध्यान और स्वास्थ्य के लिए करते हैं, जबकि इसकी शुरुआत रक्षा और नियंत्रण तकनीकों के साथ हुई थी। लेकिन समय के साथ कई ठगों ने इसे एक अजेय शैली बना दिया है,
जबकि हकीकत में ये कभी भी असली लड़ाकू के सामने टिक नहीं पाता। और उन सभी धोखेबाजों में सबसे प्रसिद्ध माँ बाओवू है, एक बुजुर्ग जो खुद को अजेय गुरु घोषित करता था, जो दावा करता था कि वह अपनी आंतरिक ऊर्जा से किसी को भी हरा सकता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान, तानों और बड़े बड़े भाषणों के साथ माँ अपनी घमंड के कारण चीन में वायरल हो गया। एक दिन उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के शौकिया अभ्यासकर्ता से लड़ाई मंजूर की। दृश्य लगभग हास्यपूर्ण था। मुकाबला शुरू हुआ। माँ ने ऐसे हाथ उठाए जैसे वह अपनी शक्तियां दिखाने वाला हो, और कुछ ही सेकंड में उसे एक जोरदार दायां मुक्का पड़ा जिसने उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। उसने उठने की कोशिश की मगर फिर घूसा खाकर गिर गया। उसने तीसरी बार भी कोशिश की पर नतीजा वही रहा। तीस सेकंड से भी कम समय में 3 शर्मनाक गिरावटें। उसकी आंतरिक ऊर्जा ज्यादा देर नहीं टिक सकी। दर्शक हंस पड़े और यह वीडियो पूरी दुनिया में फैल गया। ये दिखाता है कि जब कल्पना हकीकत से टकराती है तो क्या होता है। और जो लोग सबक नहीं सीखते उनकी बात करें तो फिर अपने पुराने परिचित चार्ली सेलेनॉफ पर लौटते हैं। डियोंटे वाइल्डर से अपमानित होने के बाद सेलेनॉफ ने तय किया कि उनका अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि फ्लॉयड मेवेदर सीनियर होंगे। महान फ्लॉयड मेवेदर जूनियर के पिता और कोच, एक आदमी जो अब जवान नहीं था लेकिन उसके पास बॉक्सिंग में पूरी उम्र के अनुभव से आई तकनीक और चतुराई अब भी थी। जैसे ही स्पैरिंग शुरू हुआ, फ्लॉयड सीनियर ने मूवमेंट्स की क्लास लगा दी, सेलेनॉफ के हर पंच को चकमा दिया और साफ सुथरे काउंटर से जवाब दिया, जैसे वो सिखा रहे हो लेकिन दस्ताने पहनकर। चार्ली एक बार फिर घमंड से थकान तक पहुंचा और फिर उसके चेहरे पर वही नजर आ गई जैसे कि मैं यहां से कैसे निकलूं ताकि ये वायरल ना हो जाए। स्पॉइलर, अब बहुत देर हो चुकी थी। मार्शल आर्ट्स की सबसे हास्यास्पद दुनिया के अंधेरे कोने में एक बहुत ही खास एलीट मौजूद है। वे लोग जो दावा करते हैं कि बिना छुए ही नॉकआउट कर सकते हैं। हाँ, सच में वे कहते हैं कि सिर्फ एक चीख, हाथ की एक हरकत या ची की लहर से वे तुम्हें गिरा सकते हैं। अगर तुम नहीं गिरते तो तुम्हारा आध्यात्मिक संतुलन सही नहीं है। एक गुरु जिसकी क्षमताएं और नाम दोनों ही भुला देने लायक हैं, ने अपनी तकनीक असली मुकाबले में आजमाने का फैसला किया। उसका प्रतिद्वंदी शू शियाओडोंग एक चीनी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर है जिसका मिशन है धोखेबाजों को बेनकाब करना, और उसने वाकई ऐसा किया। गुरु पारंपरिक पोशाक पहनकर मुकाबले में पहुंचा, अपने शिष्यों से घिरा हुआ जो उसकी सिर्फ भौं हिलाने पर ही जमीन पर गिर जाते थे। मुकाबला शुरू हुआ। गुरु ने ऐसे हाथ फैलाए जैसे वह कामेहामेहा चला रहा हो। शू शियाओडोंग जरा भी नहीं डिगा, आगे बढ़ा, उसे परखा और बुम, एक ही दाएं मुक्के में उसके चेहरे पर मारा और गुरु जमीन पर गिर गया। उसे फिर घूसे पड़े, इस बार पूरी ताकत से। ना कोई ची थी, ना कोई जादुई ऊर्जा, बस दर्द था और पिटाई थी। लड़ाई 30 सेकंड से भी कम चली और मास्टर का अहंकार उसके अदृश्य शक्तियों के साथ फर्श पर पड़ा रह गया। हो सकता है ची बहती हो पर मुक्के लगते हैं। नकली आइकिडो मास्टर। आइकिडो एक जापानी मार्शल आर्ट है
जिसे 20वीं सदी में बनाया गया था और यह आत्मरक्षा पर केंद्रित है। प्रतिद्वंदी की ताकत का इस्तेमाल कर हमलों को मोड़ना, जॉइंट लॉक और फेंकने की तकनीकें अपनाई जाती है। इसका सिद्धांत सामंजस्य और नियंत्रण है, न कि हिंसा। लेकिन हमेशा की तरह कुछ मास्टरों ने इसे बिगाड़ा और इसे हर प्रतिद्वंदी के सामने परम शक्ति बताकर बेच दिया। ऐसा ही एक मामला एक कथित मास्टर का था, जिसने एक तुर्की पहलवान से मुकाबला करने की चुनौती स्वीकार कर ली। वह आत्मविश्वास से आया। उसकी खास मुद्रा थी, मुझे मारना जरूरी नहीं, मैं सब नियंत्रित करता हूं। लेकिन हकीकत एक सांस से भी कम समय तक रही। तुर्क ने उसे गिराया, उसे काबू में किया और कुछ ही सेकंड में उससे हार मनवा ली। वह आदमी जो खुद को अजेय बताता था, जो साधारण हरकतों से सबको काबू कर सकता था, आखिरकार एक पंचिंग बैग बनकर रह गया। वो अगर कुछ मोड़ पाया तो बस अपनी गरिमा को, और वो भी जमीन की तरफ। एक असली फाइटर के खिलाफ नो टच। एक मास्टर था जो बिना छुए नॉकआउट करने का दावा करता था। वह ऐसी प्रदर्शनियां करता था जहां उसके छात्र उसके इशारे पर गिर जाते थे। उसके अनुयायी उसे ऐसे पूछते थे जैसे उसके पास कोई अलौकिक शक्ति हो। लेकिन एक दिन एक असली फाइटर ने उसे कैमरों के सामने चुनौती दी। फर्क तुरंत साफ हो गया। नकली गुरु ने अपने हाथ उठाए, अपनी ऊर्जा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। फाइटर ने गंभीरता से लड़ने का निर्णय लिया। कुछ साफ घूसे, एक तेज कॉम्बिनेशन और धोखेबाज जमीन पर गिर गया। बचाव भी नहीं कर सका। पिटाई कुछ सेकंड चली, पर यही गलतफहमी दूर करने को काफी थी। जो उसने सालों तक जादू के नाम पर बेचा था, वो साबित हो गया कि असल में वो हमेशा से एक धोखा था। उसकी अदृश्य ताकत पहले असली घूंसे के साथ ही खत्म हो गई। अगला गुरु पूरी तरह से अनजान नहीं था। वांग जियानलोंग खुद को पारंपरिक कुंग-फू का विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, मार्शल आर्ट अभिनेता और प्राचीन चीनी तकनीकों का समर्थक बताते थे। ब्रूसली जैसे, पर न करिश्मा था न प्रभावी वार। कई सालों तक वांग अपनी प्रस्तुतियों, एक्रोबैटिक मूवमेंट्स, हवा में लाते और बढ़ा चढ़ाकर की गई मुद्राओं के लिए मशहूर हो गए थे। लेकिन फिर वो अगले स्तर पर जाना चाहता था। सितंबर 2023 में वांग ने सार्वजनिक रूप से दुनिया के सबसे डरावने फाइटर्स में से एक बुआकाओ बान चामेक, खुद थाई विनाशक को चुनौती दी। वह आदमी जिसने किक बॉक्सिंग के नियम बदले, हिंसा की मशीन जिसकी टांगे स्टील सी और कोहनी ब्लेड जैसी तेज है। जब दोनों दुनिया टकराई तो क्या हुआ? एक अनजाने में हुई कॉमेडी। पहले ही सेकंड में वांग गोल गोल दौड़ने, हवा में लात मारने और फिल्मी इशारे करने लगे। बुआकाओ उन्हें देख हैरान थे, यहाँ तक कि उनका मजाक भी बना रहे थे। वांग लगातार पंच मार रहे थे, पर बुआकाओ उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जब तक कि उन्होंने फैसला नहीं किया कि अब गंभीर होना है और हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे क्लिंच में फंसाकर उसकी गर्दन पकड़ी
और घुटने से धड़ पर वार किया। 黄彦龙都是使得一些比较 वांग पीछे हट गए, शिकायत की और हाथ उठा लिया। रेफरी ने मुकाबला फिर से शुरू कराना चाहा, लेकिन वांग ने पहले ही शो शुरू कर दिया। उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नियम बदलने की मांग की, चिल्लाया, हाथ पैर मारे और बुआकाओ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। नतीजा नो कॉन्टेस्ट घोषित हुआ। लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन वांग का सम्मान खत्म हो गया। बुआकाओ शांत रहा, दर्शकों को अभिवादन कर मुस्कुराते हुए चला गया। इस बीच वांगरिंग के बीच में एक अनौपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा। कुछ दिखावटी लोग तो कम से कम अपनी नुमाइश में शो करने की कोशिश करते हैं और दर्शक उन्हें तालियां भी बजाते हैं, लेकिन ये तथाकथित ताइची मास्टर इससे भी आगे चला गया। वह सीधे शू श्याओडोंग के जिम में घुस गया ताकि अपनी अजेयता साबित कर सके। अहंकार के साथ उसने शू के एक छात्र को चुनौती दी और जो हुआ वह पूरी तरह से अपमानजनक था। युवक फाइटर ने कोई दया नहीं दिखाई। पहले ही सेकंड से उसने पंचों की कॉम्बिनेशन से उसे सजा दी, जबकि मास्टर मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पा रहा था। ताइची की हर डिफेंस की कोशिश का मजाक उड़ाया गया, असली घूसे मारकर, जिससे वह लड़खड़ा गया। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन इतनी जरूर थी कि बात साफ हो जाए। धोखेबाज न सिर्फ हार गया, बल्कि सबके सामने जिम में उसकी पूरी तरह पिटाई भी हुई। वह डोजो में सिखाने गया था, पर मुफ्त में घूसे खाकर लौटा। माइक टायसन एक हवाई जहाज में। ये ऐसे शब्द हैं जो किसी को भी संत की तरह व्यवहार करने के लिए काफी होने चाहिए, लेकिन इस जीनियस के लिए नहीं। उड़ान के दौरान एक घमंडी आदमी ने आयरन माइक को बार बार परेशान करने का फैसला किया, जैसे वह यह परख रहा हो कि दुनिया के सबसे खौफनाक आदमियों में से एक के पास कितना सब्र बचा है। वो माइक टायसन को परेशान कर रहा है, ये पागलपन है। स्पॉइलर, ज्यादा धैर्य नहीं बचा था। अरे 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 सुनो, माइक माइक बस करो। इस लड़के को माइक टायसन ने विमान में पीटा था। घूम जाओ, तुम्हारा हाल बुरा है। यह कोई रेफरी या घंटी नहीं थी, सिर्फ हकीकत थी जो बहुत जोर से मार रही थी। एक इंटरनेट ट्रोल से अब हम एक और घमंडी इंसान की ओर बढ़ते हैं। ये निको है, एक यूट्यूबर जो अपनी विवादित राय और चुनौतीपूर्ण रवैये से मशहूर है। एक इवेंट में उसकी मुलाकात पूर्व यूएफसी चैंपियन सीन स्ट्रिकलैंड से हुई और उसने उन्हें चुनौती देने का फैसला किया। क्या वह एक इन्फ्लुएंसर है? मुझे लगता है हाँ, ऐसे ही करते और लोगों से बात करते रहो। क्या आप ज्ञान की कुछ बातें बता सकते हैं? मुझे आपका पॉडकास्ट द नकल बॉयज पसंद है। पहली बार आप सबको दबाव में देखना मजेदार लगा। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर बेवकूफ होते हैं। कड़ी मेहनत करो, अच्छे इंसान बनो, टिकटॉक से दूर रहो, इंस्टाग्राम से दूर रहो और बेहतर जिंदगी जियो। स्ट्रिकलैंड ने ज्यादा सोचे बिना ही मान लिया और कुछ हफ्तों बाद दोनों एक ऑक्टागन में थे, स्पारिंग के लिए तैयार। पहले ही सेकंड से स्ट्रिकलैंड ने उसे सीधे चेहरे पर पंच मारकर तेज कॉम्बिनेशन और पूरी तरह से रफ्तार पर नियंत्रण रखते हुए दबाव बनाया। स्निको जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह एक नौसिखिए की तरह लग रहा था जो तूफान में फंसा हो। सब खत्म होने पर कोई शक नहीं रहा, यह अपमानजनक पिटाई थी। स्ट्रिकलैंड मुस्कुराते हुए घूंसे मार रहा था
और स्नीको सीख रहा था कि चैंपियनों को तुम्हें चुप कराने के लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन असली लड़ाई की काबिलियत नहीं खरीद सकता, और डेकायू इसका सबूत है। खुद को बिना संपर्क के रक्षा का मास्टर बताने वाले डेकायू ने अपनी शोहरत YouTube पर बनाई थी, ऐसे घूसों से बचते हुए जो कभी मारे ही नहीं गए, और ये दावा करते हुए कि उसकी तकनीक बिना पसीना बहाए किसी को भी मिलीमीटर स्तर की सटीकता से निष्क्रिय कर सकती है। लेकिन दिसंबर 2022 में यू ने स्लो मोशन ट्यूटोरियल से आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने मैनी पैकियाओ के साथ रिंग में उतरने की चुनौती स्वीकार की, जो 8 अलग अलग वर्गों में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। रिटायर होने के बावजूद फिलिपीनी के हाथों में अब भी बारूद था, और कुछ घमंडी लोगों से उसके पुराने हिसाब बाकी थे। पहले राउंड से ही स्पष्ट था कि ये कोरियोग्राफी नहीं थी। डेका दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, वह धीमे नपे तुले मानो डर डर कर पंच मार रहा था। पैक्वियाओ मजे से खेल रहा था, परख रहा था, और फिर धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत दिखाने लगा। For DK, he'd seen shot for you. We'll see if Manny decides. DK's so nice. Of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. And let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Couple lefts there. दूसरे राउंड में पैक्वियाओ ने उसे शरीर और चेहरे पर लगातार पंच मारते हुए कोने में घेर लिया। डेका के पास कुछ नहीं था। 6 राउंड्स में पैक्वियाओ ने उसे तकनीकी रूप से पूरी तरह तोड़ दिया, रेंगने पर मजबूर कर दिया। उसने उसकी गार्ड गिरा दी, चेहरे पर पंच मारा, लीवर पर हुक से झुका दिया और दिखा दिया कि असली चैंपियन के सामने आंतरिक ऊर्जा बेकार है। और भले ही मुकाबला एक प्रदर्शनी था, लेकिन नॉकडाउन असली थे। संदेश यही था, चाहे जितनी भी मेडिटेशन करो, हुक्स आत्मा तक पहुंच जाते हैं। डेका आखिरकार सर्वसम्मति से हार गया, और उसकी आत्मरक्षा की विधि नैतिक नॉकआउट से हार गई। ब्रैडली मार्टिन इंटरनेट के मशहूर बॉडी बिल्डर, जिम मालिक और इन्फ्लुएंसर हैं, जो गाड़ियां और ईगो उठाने में माहिर हैं। कई महीनों तक वो कहते रहे कि सही पकड़ से किसी भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर को हरा सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे स्ट्रीट फाइट में हरा सकते हो? स्ट्रीट फाइट में? तुम एक पॉडकास्ट होस्ट हो भाई। मुझे पसंद है, तो जवाब हाँ है। बिल्कुल, मुझे पसंद है। अगर तुम मुझे ग्रैपलिंग में पकड़ते हो तो तुम गए। मुझे पसंद है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो 125 पाउंड में लड़ने वाले डिमेट्रियस जॉनसन स्ट्रीट फाइट में तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। डिमेट्रियस जॉनसन क्यों? वह छोटा है, लेकिन वो ब्लैक बेल्ट है, और ये सब कुछ है जब आमने सामने की लड़ाई की बात आती है। तुम ग्राउंड फाइटिंग में अच्छे नहीं हो। मुझे पता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम उसे उठाकर कंक्रीट पर पटक दोगे। मुझे नहीं पता तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि क्या होगा। मैं उसका सिर जमीन पर पटक दूंगा, है ना? सिर्फ इसलिए कि एक स्ट्रीमर ने मेरी टोपी छीन ली थी। उसे थप्पड़ मारने से मुझे बदमाश समझा जाता है। मेरी कमबख्त टोपी मुझे वापस दो। कमबख्त। लेकिन फिर एक दिन उसे जमीन पर गिरा दिया गया। उसने एक जुजित्सु मास्टर का सामना किया, और उसके बाद बस खामोशी और बेइज्जती ही बची थी। मास्टर ने उसे ऐसे जमीन पर गिरा दिया जैसे वो कोई प्रोटीन का बोरा हो। उसे स्वीप किया, माउंट किया, और गिलोटीन चोक से उसकी आत्मा ही निकाल ली।
got my head bad. You good? Yeah, hold on. I got rocked. You can do that. अगर ये काफी नहीं था, उसी दिन उसने एक और छोटे छात्र का सामना किया। नतीजा वही कहानी। ब्रैडली आखिर में हंसा, पर उसके चेहरे से लगा उसने सबक सीख लिया। मसल्स तुम्हें मार्टा लियोन से नहीं बचा सकते। अगर बुरी आइडियाज की बात हो तो चार्ली सेलेनॉफ की आइडिया का कोई मुकाबला नहीं था। वह इंटरनेट का प्रोफेशनल ट्रोल था और खुद को दुनिया का सबसे अच्छा बॉक्सर कहता था। उसने कुछ भी नहीं जीता था, यहाँ तक कि कोई स्कूल टूर्नामेंट भी नहीं। उसका पसंदीदा निशाना था डियोंटे वाइल्डर, जो 2 मीटर से ज्यादा लंबा है और जिसकी पंचिंग इतनी खतरनाक है कि वह अपने लगभग सभी प्रोफेशनल विरोधियों को नॉकआउट कर चुका है। हाँ, वही आदमी जिसे उकसाना नहीं चाहिए। महीनों तक सेलेनॉफ ने उसे गालियां और धमकियां दी। डियोंटे वाइल्डर, जोकर, बकवास बंद करो। 2012 में तुमने मुझे छोड़ा, मैंने डेरेक द जायंट को हराया, तुम्हें भी नॉकआउट कर दूंगा। एक सवाल है, अगर तुम इतने अच्छे फाइटर हो तो मलिक स्कॉट के साथ मुकाबला फिक्स क्यों किया? कचरे का टुकड़ा। अगर मैं अपनी ताकत से मारूं तो तुम माउदगार और दांत थूक दोगे, हरामजादे। तुम निकम्मे हो, मुझसे मिलो, लॉस एंजलिस आओ, मैं चैंपियन हूँ। तुम मजाक हो, मैं तुम्हें अपनी आखिरी फाइट भेजूंगा, किक बॉक्सर। 28 सेकंड, हरामजादे। अगला बनना है, मिलते हैं। तुम जोकर हो। फिर एक दिन वाइल्डर ने उसे आमने सामने चुनौती देने का फैसला किया। नतीजा, सेलेनॉफ मुश्किल से 2-4 पंच ही मार पाया, इससे पहले कि उसे जबरदस्त पिटाई नसीब हो गई। चार्ली लड़खड़ाते बाहर आया, तेज सांस ले रहा था और उसके पास सुनाने को बड़ी कहानी थी अगर वह चाहता। रुकिल्ला एम्पो, K1 टूर्नामेंट के चैंपियन, अपनी रफ्तार, सटीकता और ऐसी किक मारने के लिए मशहूर जो स्ट्रीट लाइट भी बुझा सकती है। उसका प्रतिद्वंदी एक कथित पारंपरिक कुंग फू मास्टर था, जिसने इस विश्वास के साथ लड़ाई स्वीकार की कि उसकी प्राचीन बुद्धिमत्ता ही काफी होगी। लेकिन जो हमने देखा कुछ और ही था। पहले ही सेकंड में रुकिल्ला ने उसे इंसानी बॉक्सिंग बैग बना दिया। घूसे, कॉम्बिनेशन, किक, सब कुछ साफ साफ लग रहा था। और यहीं पर नकली उस्ताद की गुप्त तकनीक सामने आती है, चेहरे से घूसे रोकना। हाँ, सच में कभी कभी वो ऐसा फूला खिलौना लगता था जो डगमगा कर भी नहीं गिरता, बस घूमता रहता, जैसे रिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। उसे सिर्फ घंटी ने बचाया। सच कहूँ तो नॉकआउट होना ज्यादा सम्मानजनक था। एक और मुफ्त हकीकत की क्लास एक वर्ल्ड चैंपियन की तरफ से, और एक और सबूत कि फिल्मी कुंफू असली रिंग में नहीं टिकता। शू शियाओडोंग बनाम विंग चुन के मास्टर। विंग चुन दक्षिण चीन की एक क्लासिक शैली है जो अपनी हाथों की तेजी और ब्रूसली की दास्तान के लिए मशहूर है। लेकिन इस तथाकथित विंग चुन मास्टर में दास्तान जैसी कोई बात नहीं थी। अपने अजय घमंड में उसने शू शियाओडोंग से मुकाबले की चुनौती ली। नतीजा, शुरू से अंत तक एक तरफा पिटाई था। शू ने उसे तेज कॉम्बिनेशन, लो किक
और सीधे चेहरे पर घूंसे मारकर पीटा। 人动画从点映室李刚迪开始了，完了！ गुरुजी मुश्किल से हाथ उठा पा रहे थे। लगातार मार खाते हुए रिंग में एक कोने से दूसरे कोने तक लड़खड़ाते रहे। 华人动画真正的发挥起了他的任何的还手的机会和时间，我就打近战。 रेफरी को बेइज्जती रोकने के लिए बीच में आना पड़ा, क्योंकि अब लड़ाई रही ही नहीं थी। बस एक असली फाइटर एक ढोंगी को ध्वस्त कर रहा था। 没有机会，根本没有时间。停，我们看到比赛结束，比赛结束。 फिल्मी विंग चुन का अंत एक कार्टून जैसी पिटाई में हुआ। एक दिन एक जिम का बॉडी बिल्डर जो घड़ी से ज्यादा आईने में खुद को देखता है, वो ब्राजीलियन जिउजित्सु डोजो गया और मास्टर को चुनौती दी। आगे जो हुआ वो दर्द में छुपी विनम्रता की सीख थी। ब्राजीलियन ने उसे अपनी टांगों से जकड़ लिया और ऐसे थप्पड़ मारे मानो ताल की क्लास चल रही हो, बस थप्पड़ों के साथ। उसने उसे नॉकआउट या चोट नहीं पहुंचाई, बस अपमानित किया। फिर भी बॉडी बिल्डर ने कुछ नहीं सीखा। कुछ हफ्ते बाद वो फिर आया और इस बार शुरू करने से पहले उसने मास्टर को हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर हाथ खींच लिया और उसे थप्पड़ मार दिया, एक बाइसेप्स वाली चूहिया। नतीजा वही रहा, समर्पण, पूरी तरह से नियंत्रण, और उसके संग्रह में एक और हार जुड़ गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी दिन उसने मास्टर की एक छात्रा के साथ भी अपनी किस्मत आजमानी चाही, जो कद में उससे काफी छोटी थी। और क्या हुआ, पीछे से गला जकड़ने वाला दाव, टैप आउट और पूरी तरह से सन्नाटा। बॉडी बिल्डर जिउजित्सु 3, अहंकार चकनाचूर। वे 200 किलो उठा सकते हैं, एब्स बना सकते हैं और पूरे दिन आईने के सामने पोज मार सकते हैं। लेकिन टाटामी पर कदम रखते ही समझ आता है कि मांसपेशियां नहीं सोचती और अहंकार हार नहीं मानता, क्योंकि आखिर में फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा वजन कितना है या तुम्हारी छाती कितनी बड़ी है, अगर तुम अपनी गर्दन बचाना नहीं जानते। शू शियाओडोंग बनाम नकली कुंफू मास्टर। चीन में ढोंगियों का बड़ा शिकारी शू शियाओडोंग एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर है, जो उन स्वघोषित गुरुओं से परेशान थे जो अलौकिक शक्तियों का दावा करते थे। शू शियाओडोंग ने एक वायरल मुकाबले में एक कथित कुंफू मास्टर से मुकाबला किया। घंटी बजते ही नकली मास्टर पागलों की तरह बाहर आकर बिना तकनीक के घूंसे मारने लगा। शू शांत रहा। उसने ऐसे घूंसे खाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। पहली गंभीर कॉम्बिनेशन में शू ने जोरदार पंच मारा और मास्टर की नाक तोड़ दी। उसके बाद उस आदमी को चेहरे पर पट्टी बांधकर लड़ना पड़ा, जिससे वह और भी ज्यादा हास्यास्पद लग रहा था। लड़ाई चलती रही और शू ने उसे जी भर कर पीटा। फिर एक साधारण लो किक से उसने उसे गिरा दिया। यहाँ तक कि उसने खुद को मार खाने का मौका भी दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उस धोखेबाज के हमले कितने बेकार थे।
叫打不还手，我给你一腿。 और जैसे इतना ही काफी नहीं था, उसने उसे मारते और मुस्कुराते हुए लगातार अपमानित किया, जब तक कि आखिरकार वो थक नहीं गया और पेट में घुटने से वार करके उसे खत्म कर दिया। 哇，一个飞膝！ गुरुजी कुंग-फू सिखाने निकले थे, पर अंत में नाक कैसे टूटती है ये सीखना पड़ा। अगर आपको लगता है कि नकली गुरुओं ने सबक सीख लिया है तो अगला राउंड देखें। चीनी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर शू शियाओडोंग मैड डॉग कुंग-फू के झूठे गुरुओं का पर्दाफाश कर वायरल हो चुके हैं, तब तक जब तक उनकी मुलाकात विंग चुन के कथित महान गुरु डिंग हाओ से नहीं हुई, जिनका सीधा संबंध आईपी मैन की शैली से था। पहले ही सेकंड से विंग चुन के महान गुरु डिंग हाओ हवा में ऐसे घूंसे मारने लगे जैसे वो मच्छर भगा रहे हों। शू शियाओडोंग, जो मार्शल आर्ट्स के धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए मशहूर है, बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने खुद को मार खाने दिया और बीच में ही उसका मजाक उड़ाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गंभीर होना तय किया, बम घूंसे की बारिश शुरू हो गई। बूम डिंग, हाओ जमीन पर गिर गए। शू ने उन्हें बिना पसीना बहाए कई बार गिराया। लड़ाई एक तरफा थी, मानो विनम्रता का सार्वजनिक पाठ हो। शू लगातार उसकी मजाक उड़ा रहा था और ये पिटाई के साथ खत्म हुआ। लेकिन सबसे अजीब तो बाद में हुआ। जजों ने मुकाबले को ड्रॉ घोषित कर दिया। ड्रॉ? पूरी दुनिया ने पिटाई देखी, लेकिन जजों ने परंपरा देखी, क्योंकि इस मुकाबले में एकमात्र मार्शल आर्ट जिसका सम्मान किया गया वो था बेवकूफ़ी का। नकली शाओलिन भिक्षु। सदियों से शाओलिन नाम युद्ध कला के रहस्यवाद से जुड़ा रहा है। असली शाओलिन भिक्षु अपनी कड़ी अनुशासन, बेहद कठिन प्रशिक्षण और पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के साथ आध्यात्मिकता के मेल के लिए जाने जाते हैं। असंभव छलांगे, मानसिक और शारीरिक ताकत, दर्द सहने की क्षमता। सामूहिक कल्पना में एक शाओलिन भिक्षु लगभग एक सुपर हीरो जैसा होता है, लेकिन साफ है जो हम यहाँ देख रहे हैं वह असली शाओलिन भिक्षु नहीं है, बल्कि एक भिक्षु के भेष में ठग है, जिसने सोचा कि वह इस पहचान का इस्तेमाल करके प्रसिद्धि कमा सकता है। जैसा अक्सर होता है, उसने अपनी अजेयता असली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर के खिलाफ आजमाई। नतीजा तुरंत ही विनाशकारी साबित हुआ। शुरुआत से ही नकली साधु रिंग में नाटकीय मुद्राओं, बढ़ा चढ़ाकर सांस लेने और श्रेष्ठता के भाव के साथ उतरा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर ने बिल्कुल भी समय नहीं गवाया। चेहरे पर सीधे कॉम्बिनेशन के वारों से वो लड़खड़ा गया और कुछ सेकंड में जमीन पर गिरकर बिना जवाब के मार खा रहा था। कोई जादुई तकनीक नहीं थी, ना ही कोई एक्रोबैटिक किक और ना ही कोई अलौकिक सहन शक्ति थी। आखिरकार उसकी शाओलिन बुद्धिमत्ता बस कुछ ही सेकंड में जमीन चूमना सीखने तक ही सीमित रह गई। हर पिटाई बेरहमी से नहीं होती, कुछ इतनी शालीन होती है कि शरीर से ज्यादा अहंकार को चोट पहुंचती है। यही अनुभव जार्विस को हुआ, एक यूट्यूबर जिसने फ्लॉयड मेवेदर को स्पैरिंग के लिए चुनौती दी। हाँ, फ्लॉयड, अपराजित डिफेंसिव बॉक्सिंग के उस्ताद, जिसने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को भी बेबस किया।
when he throws it. Now he wobbles Chavez and goes down. जैसे ही घंटी बजी, मेवेदर बेहद आसानी से मूव कर रहे थे, हर पंच को चकमा दे रहे थे और सर्जिकल सटीकता के साथ काउंटर अटैक कर रहे थे। वो उसे जैब्स से छूते, उससे वार चुकवाते, मुस्कुराते और मारते हुए भी बात करते थे। जार्विस खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में वो प्राइवेट क्लास में सबसे धीमे छात्र थे। स्पारिंग खत्म होने पर न खून था न नॉकआउट, बस एक सबक था जो हमेशा वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। एक शौकिया और इतिहास के सबसे बेहतरीन बॉक्सरों में से एक के बीच का फर्क। बॉब सैप अपने आकार, अपनी चीखों और हार को शो का हिस्सा मानकर इकट्ठा करने के लिए मशहूर थे, और कुछ जीत भी। Would be a very smart thing for Yamamoto to do too. Oh! Keep Bob Sapp off the fight. Oh! एक पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी जिनका शरीर राक्षस जैसा लेकिन जबड़ा कमजोर था। सामने थे ओरिजेले, एक चीनी फाइटर जिन्हें कुंफू पांडा कहा जाता है, मोटे, भारी भरकम, लेकिन एक ही मिशन के साथ, जायंट्स को ध्वस्त करना। 2 जुलाई 2016, रोड FC 32, चीन। घंटी बजते ही ओरिजेले पूरी ताकत से टूट पड़े, लगातार मुक्के और लाते मारी। सैप ने एक भी वार नहीं किया, सिर्फ खाता रहा, और जमीन पर गिरने पर ओरिजेले ने ग्राउंड एंड पाउंड से उसे बिना दया के खत्म किया। Wow! 35 सेकंड में तकनीकी नॉकआउट, सीधी मारकाट। एक बॉडी बिल्डर पहले असली फाइटर के सामने ढेर हो गया। टाइसन वाली घटना के बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई और वही गलती करेगा, लेकिन अंधा विश्वास जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। अगला किरदार है बिग ब्लेंड्स, एक यूट्यूबर जो सड़क पर इंटरव्यू और बाल काटने के लिए मशहूर है। एक दिन वह अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के चैंपियन शॉन ओमैली से मिला और उसे लगा कि वह बिना हार माने 15 सेकंड से ज्यादा टिक सकता है। अगर मैंने कभी नहीं लड़ा तो तुम्हें मुझे गिराने में कितना वक्त लगेगा? 10 सेकंड। मैं जल्दी तुम्हारी गर्दन पकड़ लूंगा। मुझे लगता है कि मैं 30 सेकंड तक टिक सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। मेरा रवैया बहुत जबरदस्त है। अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अगर हम ऐसे घेरे में होते तो मैं तुम्हारा सिर पकड़ लेता। तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। 15 सेकंड कहना तुम्हारी इज्जत करना होगा। मैंने तो 10 कहा था। उन्होंने दस्ताने पहने, मुट्ठियां टकराईं और एक पल से भी कम समय में ओमैली ने साबित कर दिया जो उसने कहा था। बिग असहज होकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ठीक है, ये बुरा आइडिया था। मिखाइल कोकलियाएव एक रूसी वेट लिफ्टर है, स्ट्रॉन्गमैन चैंपियन है और उन लोगों में से एक है जो सोचते हैं कि मांसपेशियां ही परम शक्ति का पर्याय है। अलेक्जेंडर एमिलियनेंको के साथ फाइट से पहले, जो महान फ्योडर के भाई है, कोकलियाएव ने मर्दानगी दिखाते हुए उसकी शक्ल पर टोपी फेंकी।
Что? Что ты делаешь? और जब फाइट का दिन आया तो हकीकत ने उसकी मुस्कान मिटा दी। कोकलेआएव ने आक्रामक शुरुआत की, घूंसे ऐसे मारे जैसे वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हो। चैंपियन ने मुझे हैरान कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे सहन किया, उसे परखा और पहले राउंड के खत्म होने के कुछ सेकंड पहले ही उसने पंच लगाने शुरू कर दिए। और कोकलेआएव गिर पड़े जैसे उनकी बैटरी खत्म हो गई हो। पहले राउंड में नॉकआउट। मुकाबले से पहले टोपी उड़ी, लेकिन बाद में वो खुद उड़ गया। अजेय एकिडो बनाम ब्राजीलियन जिu-जित्सु। वर्षों तक इस कथित एकिडो मास्टर ने दावा किया कि उनकी कला ब्राजीलियन जिu-जित्सु से श्रेष्ठ है। वो कहते थे कि वो बिना ताकत के ही काबू कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं और वश में कर सकते हैं। एकिडो ब्राजीलियन जिu-जित्सु से बेहतर है। जब तक एक असली जिu-जित्सु फाइटर ने उसे चुनौती नहीं दी। एकिडो के साथ आप खतरे को जल्दी से निष्क्रिय कर सकते हैं ताकि नुकसान कम हो सके। अच्छे एकिडो प्रशिक्षण के साथ आपके पास झगड़े को सुलझाने के लिए जिu-जित्सु की तुलना में ज्यादा तरीके होते हैं। और आगे जो हुआ वो हकीकत का त्वरित सबक था। ये एक तकनीकी नरसंहार था। एकिडो के उस्ताद मुश्किल से सांस ले पा रहे थे और आखिर में उन्हें हार माननी पड़ी, क्योंकि एक बात है कलाई घुमाना और दूसरी बात है असली लड़ाके से बचकर निकलना। हाफथोर ब्योर्नसन, गेम ऑफ थ्रोन्स का द माउंटेन, 2 मीटर से ऊंचे और 200 किलो से भारी स्कैंडिनेवियाई मांसपेशियों के साथ एक दिन उसने कॉनर मैग्रेगर के साथ बिना दस्ताने और नियमों के हल्का मजेदार प्रशिक्षण किया। कुछ भी गंभीर नहीं हुआ, बस कैमरों के लिए थोड़ी देर का शो था। लेकिन कुछ समय बाद हाफथोर एक पॉडकास्ट में नजर आए। उसे नहीं पता था कि कर्मा भी पकड़ कसना जानता है। कुछ सालों बाद उसने ग्रैपलिंग में दुनिया के जिu-जित्सु चैंपियन गॉर्डन रायन से मुकाबला किया। वो आदमी आकार में बहुत छोटा था, लेकिन उसकी तकनीक सांप जैसी थी। और जो आगे हुआ वो एक मास्टर क्लास थी। गॉर्डन ने उसे घुमाया, उस पर चढ़ गया, उसे पलट दिया और पूरी तरह से काबू में कर लिया। जैसे हाफथोर कोई जिम का नौसिखिया हो। ना कोई चिल्लाहट, ना ताकत, ना नेटफ्लिक्स के कैमरे, सिर्फ तकनीक और पूरा नियंत्रण। आखिर में हाफथोर सिर्फ हंस सका और मान लिया कि एक असली फाइटर के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये अच्छा था, थोड़ी विनम्रता दिखी और इससे आपको और देखने की इच्छा होती है, फिर से लौटने और करने का मन करता है। ये दोनों कमाल के इंसान हैं, अच्छे और विनम्र। आप आइसलैंड के सबसे ताकतवर इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी गर्दन सही से पकड़ ले तो ड्रैगन भी नहीं बचा सकते। चू श्याओडोंग बनाम चेन योंग। ताई ची एक आंतरिक युद्ध कला के रूप में विकसित हुआ था, जिसमें दर्शन, मुलायम हरकतें और संतुलन भरा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे ढोंग बना दिया, ये दावा करते हुए कि वे अदृश्य तकनीकों से किसी को भी हरा सकते हैं। ऐसा ही मामला चेन योंग का था, जो ताई ची के एक कथित मास्टर थे, जिन्होंने श्याओडोंग का सामना करने के लिए हामी भरती थी। लड़ाई जंभाई से भी कम समय चली।
चेन योंग के पास न बचाव था, न जादू, न आंतरिक ऊर्जा जो उसे बचा सके। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हुई कि कैमरों के सामने गुरु की बेइज्जती ही यादगार रही। ट्विटर पर किसी विश्व चैंपियन को चुनौती देकर अपमानित करना असल में खुद की बेइज्जती है। एक ट्रोल ने लगातार ब्रिटिश विश्व चैंपियन सॉनी एडवर्ड्स को कायर कहा, जबकि उसकी बॉक्सिंग तकनीक बेहतरीन है। उस आदमी ने अपनी गालियां इतनी बढ़ा दी कि वह सोनी के जिम तक उसे चुनौती देने पहुंच गया। मैंने कभी बॉक्सिंग के दस्ताने नहीं पहने। मैं जानता हूं मैं ताकतवर हूं और वह कायर है। त्रुटि। स्पैरिंग शुरू होते ही एडवर्ड्स ने उसे चलता फिरता निशाना बना लिया, चारों ओर नाचते और मनचाहे पंच मारते हुए, यहाँ तक कि हाथ नीचे कर दिखाया कि उसे मेहनत की जरूरत नहीं है। ट्रोल पूरी तरह थक गया, चारों ओर से घूंसे खाता रहा और उसके चेहरे पर सबक दिख रहा था। सोशल मीडिया पर बकवास फ्री है, लेकिन रिंग में उसका हिसाब जल्दी देना पड़ता है। यहाँ हम सिर्फ एक घमंडी नहीं बल्कि पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। कुछ स्ट्रीट फाइटर्स जिम में घुसे, ये सोचकर कि वे K1 के पूर्व चैंपियन को चुनौती देंगे। पहला लड़का आत्मविश्वास से रिंग में गया, पर कुछ ही पलों में नॉकआउट हो गया। दूसरा लड़का भी रिंग में गया, वही हुआ। कुछ मिनटों में दो सड़क के लड़ाकों ने सबसे तेज सबक सीख लिया। असली दुनिया में चैंपियनों को किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, उनके पंच ही बोलते हैं। ब्रायन शॉ आम बॉडी बिल्डर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है। वह वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के 4 बार चैंपियन रह चुके हैं और 500 किलो से ज्यादा वजन आसानी से उठा सकते हैं। एक दिन उन्होंने डस्टिन पोरियर के साथ टाटामी पर उतरने का फैसला किया, जो UFC के लाइट वेट फाइटर और जिu-जित्सु में ब्लैक बेल्ट है। वह बड़े लोगों को टैप आउट कराने में माहिर है। एक दोस्ताना ग्रैपलिंग सेशन में ब्रायन ने सोचा ताकत काफ़ी है, लेकिन डस्टिन ने उन्हें ऐसे घुमा दिया जैसे गद्दा पलट रहे हों। मैं देख रहा हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद उसने उसे पीछे से पकड़ा और एकदम साफ, तकनीकी और बच निकलना मुश्किल वाला गला जकड़ने का दांव लगा दिया। मैंने ये आते हुए नहीं देखा। आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो, लेकिन अगर कोई आपकी गर्दन पकड़ ले तो मांसपेशियां भी नहीं बचा सकती। अंत में होलीफील्ड अपने घर से निकलते वक्त गलती से एक कार का रास्ता रोकते हैं। ड्राइवर गुस्से में उतरता है, लेकिन सामने होलीफील्ड को देखकर उसका व्यवहार बदल जाता है। गालियों से वो कुछ ही सेकंड में मुस्कान में बदल गया और समझ गया कि कुछ बहसें ऐसी होती हैं जिन्हें शुरू करना ही बेकार है। अभी नीचे उतर, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। चलो। ओह कमबख्त। मुझे नहीं पता था वो तुम हो।